ये चलिए वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर बैच ऑफ इंडेस इन विच व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट इस। तो सबसे पहले तो आज अपन यही डिस्कस करेंगे कि इस बैच को सबसे पहली बात इसमें क्या क्या करना है और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात इसे क्यों करना है। तो वील बी टॉकिंग अबाउट दीज मैटर्स टुडे और आज हम इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने मई 2016 अटेम्प्ट के रेफरेंस में निकाला है कि स्टूडेंट से इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी। चलो उन सब मुद्दों पे आए उससे पहले थोड़ा सा बताओ आप लोग कितने मई 16 वाले हैं। चलिए कितने मई 16 ऑनवर्ड्स वाले हैं। अरे ऑनवर्ड्स क्या कर रहे हो। चलिए नवंबर 16 वाले कितने। गौर से देखिए उस आदमी को। चलिए okay anyways so now the point is ki as such all of us here are from the May 16 attempt so what we'll do is I'll give you a very quick focus सबसे पहले आज की May 16 attempt में आपसे क्या expected होगा as far as this particular topic is concerned और क्यों ये एकदम से टॉपिक आया है और इंस्टीट्यूट की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो देखो इंस्टीट्यूट की आदत है आखिरी मोमेंट पर कुछ कुछ नई चीजें इंस्टीट्यूट लाते रहता है, वो भी चेक करता है रहना चाहता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने टॉलरेंट हैं। तो अपना टॉलरेंस लेवल देखने के लिए ऐसी हरकतें इंस्टीट्यूट आए दिन करते रहता है। बट एनीवेज what we will do is so just very quickly let us come to the point let me tell you this batch what will be running for approximately 25 days obviously because this is a new topic so you expect a plus minus 2-3 days lecture kind of a flavor but yes अपने ये 25 lectures जिस तरह से प्लान किए गए हम क्या करेंगे इसमें very quickly I'll just take you through the whole batch in terms of the plan। सबसे पहली चीज समझो हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं is that it is इंडेस। इंडेस की एप्लीकेबिलिटी इंस्टीट्यूट ने हमारे अटेम्प्ट में 2016 में किस हद तक डाल रखी। What is the extent of coverage which is expected in the exams out of this particular topic? If we talk about this particular question first of all, सबसे पहले समझिए इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट्री मटेरियल पब्लिश किया है। कुछ लोगों ने लिया होगा, नहीं लिया है अगर आपके पास तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। I've got a copy here. तो this is just to tell you in terms of the extent or the length and the breadth of the study material. इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल पब्लिश किया एंड दिस सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल बेसिकली टॉक्स ओनली अबाउट वन थिंग विच इज इंडेस। अब इस पर्टिकुलर मटेरियल में इंडेस में इंस्टीट्यूट ने क्या कवरेज दी है, क्या इसमें दिया गया है। अगर मैं इसकी टेक्स्ट पढ़ूं, if I just read the heading of this supplementary material, what it says is that the material covers an overview of Indes, comparison of Indes with AS, and carve-outs between Indes and IFRS. I repeat, if I study the heading of the supplementary material, it says Introduction to Indes, differences between Indes and AS, and carve-outs between Indes and IFRS. आई थिंक ये जो इंस्टीट्यूट ने हेडिंग दी है ये अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे कोर्स में किस एक्सटेंट तक इंडेस पूछे जाएंगे। हमारे कोर्स में इंडेस का एक इंट्रोडक्शन यानी ओवरव्यू होगा। हमारे कोर्स में इंडेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये होंगे और इंडेस और आईएफआरएस के बीच में क्या डिफरेंस है ये होगा। आई एम श्योर आप लोग थोड़ा बहुत इंडेस के बारे में जानते होंगे। आई स्टिल टेक एन ओवरव्यू बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कि एक इंडेस इज बेसिकली समथिंग बिटवीन आईएफआरएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस का जो गैप ब्रिज करने की कोशिश की गई है दैट इज डन थ्रू इंडेस। तो इंस्टीट्यूट ने हमारे कोर्स में क्या किया, इन सारी चीजों को कवर किया। अब इससे पहले अपन एक बैकग्राउंड समझते हैं कि इंडेस आई कहां से, कब से आए, इसका क्या रीजन था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली बात बताओ इंडेस
क्या मैंडेटरी हो चुके हैं क्या? क्या इंडेस भी एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? क्या इंडेस मैंडेटरी होने के बाद एएस विड्रॉ हो जाएंगे क्या? ये इंडेस कहां से इंस्पायर होके बनाए गए हैं, एएस से या आईएफआरएस? आईएफआरएस. Let us understand fundamentally what IFRS exactly is. All of us know a brief about it. International Financial Reporting Standard. ये बेसिकली यू लीजिए कि दिस इज अ लैंग्वेज in which financial statements may be prepared so that across the globe we have financial statements in one single language. बहुत ही ब्रीफ में आप यूं समझ लो कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश भाषा नहीं होती, आप बताइए क्या कहीं कोई नीड लगती क्या कि यार डिफरेंट कंट्रीज शुड यूज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन? हेलो, डॉलर नहीं होता, क्या कहीं कोई नीड लगती क्या कि एक कॉमन करेंसी होना चाहिए जिससे सारी करेंसी को एक्सचेंज किया जा सके? तो क्या होता है जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हो, व्हेन टू कंट्रीज ट्रांजैक्ट बिटवीन वन अनदर, यू नीड वन कॉमन करेंसी, यू नीड अ कॉमन लैंग्वेज. सिमिलरली यू नीड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये प्रॉब्लम किसी ने 1970 के दशक में परसीव कर ली थी. 1970 somebody thought about this. क्या आने वाले समय में दिक्कत आएगी? क्यों? क्योंकि यूएस की कंपनी यूएस में नहीं यूरोप में इन्वेस्ट करना चाहेगी, यूरोपियन कंपनी चाहेगी कि वो एशिया में इन्वेस्ट करे, एशियन कंपनी चाहेंगी वो यूएस से पैसा ले. दैट मींस देयर विल बी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस व्हिच विल हैपन अक्रॉस द ग्लोब. क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस होंगे, दिक्कत ये होगी कि एक इन्वेस्टर दूसरी कंपनी में कंट्री में इन्वेस्ट करने तभी जाएगा जब उस कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो अच्छे से समझता होगा. बिना उसे देखे वो इन्वेस्ट करेगा नहीं. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की हर कंट्री की अगर पॉलिसी अलग अलग हुई तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर विल नॉट फील वेरी कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्री. इट्स लाइक यू हैव एन ऑप्शन टू स्टार्ट योर बिजनेस इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज देयर. कहां प्रेफर करेंगे? आपके पास ऑप्शन है कि भाई हम दिल्ली में भी अपना दरबार सेट कर सकते हैं और चेन्नई में भी हम हमारी एक्सप्रेस डाल सकते हैं. कहां प्रेफर करेंगे? Just because of language, you may possibly prefer to go to north rather than going to the south. क्योंकि हमें मालूम है वहां की लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज कल्चर मैच करेगा. साउथ में देयर विल बी अ लैंग्वेज इशू. सेम प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आज एक यूएस का बंदा यूके में इन्वेस्ट करने जाएगा, बोलेगा यार मुझे उसकी बैलेंस शीट पता नहीं कैसे बनाते हैं, वहां कंजर्वेटिज्म अप्रोच लगती है, नहीं कॉस्ट कंसेप्ट पे चलते हैं या फेयर वैल्यू कंसेप्ट पर. इश्यूज कौन समझेगा? 1970 में किसी ने सोचा कि नहीं यार यू शुड हैव अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तब जाके यूनाइटेड किंगडम में एक कमेटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, IASC. इस कमेटी ने धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज को शामिल किया और बोला कि यार चलो अपन एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हर कोई फॉलो करेगा, एंड विच विल नॉट बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, दे विल बी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. और उसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज सच अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फॉर 30 years देयर वर ओनली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच वर इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी. 2002 में दूसरी कंट्रीज को समझ आया कि यार इसकी वाकई देयर इज अ बिग नीड. क्यों? आज रिलायंस को अगर पैसा लेना है उधार में तो भारत से तो नहीं लेगी, क्योंकि भारत में बैंक का पीएलआर चल रहा है 12%. रिलायंस को चलो पीएलआर से नीचे 10% पे भी मिल जाए, वो बोलेगी यार हमारे लिए तो बेहतर है कि आई विल रादर गो टू द यूएस और द यूके, और वहां पे मैं 4% पे क्या करूंगा, रेस कर लूं. 4% मेरी ब्याज की कॉस्ट होगी, थोड़ा बहुत फॉरवर्ड प्रीमियम लगेगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करने के लिए, 2-2.5% उसकी कॉस्ट लग जाएगी, यानी मैं आसानी से 6% पे फंड बोरो कर सकता. मैं गया सपोज फॉर एग्जांपल लंदन की बैंक के पास, मैंने बोला वहां से मुझे लोन चाहिए. लंदन की बैंक ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने दिया हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला आप पहले लंदन के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं उसके हिसाब से बना के दो.
मैंने यूएस में एडीआर इशू करना है तो मैं यहाँ के यूएस गैप्स चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं यूएस गैप यूज करूँ, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं। यानी मुझे अगर 3 अलग अलग कंट्री में बिजनेस करना है तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग बने। अब आप समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे स्टैंडर्ड से रिप्रोड्यूस करना कोई आसान चीज तो होती नहीं। तो कंपनीज ने बोला यार अपन तो एक काम करो, रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स, अपन यूके और यूएस में ही जाते हैं और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाते, बाकी कंट्रीज छोड़ो। तो 2002 में हर कंट्री को ये प्रॉब्लम आने लगी। तब जाके फाइनली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने एक इंटरनेशनल रूप लिया और इसको रिवाइज कर दिया गया और बना दिया गया आईएएसबी, विच इज नथिंग बट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो कमेटी को बोर्ड का नाम दे दिया। क्या कोई भी बड़ी चीज होती है तो पहले नाम बदला जाता है, ऐसे फील आता है कि ऐसे लग रहा है कुछ हो रहा है। जैसे आपके भी देखें, आप लोग कोर्स आपके बदलते रहते हैं, आईपीसीसी पहले पीसीसी फिर पी2 अब इंटर, तो क्या ऐसा लगता है कि कुछ चेंज हो रहा है। एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाई गई। इस बोर्ड में मल्टीपल कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशंस दिए गए और अब इसे ग्लोबल बोर्ड बना दिया गया और कई सारी कंट्रीज इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी। 120 plus countries as of today which are already applying international accounting standards in one or the other form। और इन सभी कंट्रीज में अगर आप काउंट करें तो किस तरह की कंट्रीज शामिल हैं, तो चाइना, अगर हम हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, चाइना इज वन ऑफ द कंट्रीज विच इज ऑलरेडी फॉलोइंग आईएफआरएस और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पाकिस्तान तो शुरू से ही कर रहा है क्योंकि उसके खुद के एएस ही नहीं थे, तो उसके कारण कुछ और थे। उसको कुछ नहीं करना था, उसको तो सिर्फ उर्दू अनुवाद करना था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और उसे ही फॉलो करना था। ये फैक्ट है, इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी सीए की ज्यादा वक्त है क्योंकि उनको आईएफआरएस आते हैं। फिर छोड़ो, अपने को नहीं कंट्री बदलना अभी तो अभी मुद्दा ये आया कि हमारे आस पड़ोस के तो ये मुल्क हो गए, बट इंटरनेशनली अगर आप यूरोप में देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज स्टार्टेड फॉलोइंग दिस। अच्छा, इसे फॉलो करने के लिए भी कंट्री ने 2 अप्रोच फॉलो करी। कुछ कंट्रीज ने कहा हम लोग आईएफआरएस ही अडॉप्ट करेंगे, कुछ कंट्रीज ने कहा हमारे लोकल स्टैंडर्ड भी होंगे, आईएफआरएस भी होंगे, जिसे जो अडॉप्ट करना है वो कर सकता है। आप चॉइस कर लो, एक बार आप आईएफआरएस अडॉप्ट कर रहे हो तो फिर लाइफ लॉन्ग आईएफआरएस, आप लोकल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो लोकल स्टैंडर्ड। जैसे यूके में भी ऐसा है, they have their own national standards and then they have these international standards. They have an option you want to follow, कंपनी का ऑप्शन दिया गया आपको लोकल फॉलो करना है लोकल करिए, इंटरनेशनल करना है इंटरनेशनल करिए। इनफैक्ट आप यूके में अगर सीए करने जाएंगे वहां पे तो वहां के सीए के कोर्स में भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि यू वांट टू डू योर सीए कोर्स विद नेशनल स्टैंडर्ड्स इन योर करिकुलम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दोनों नहीं आते, यू हैव अ चॉइस व्हिच वन डू यू वांट टू टेक। तो बहुत सारी कंट्री ने दोनों ऑप्शन दिए, या तो लोकल या इंटरनेशनल। कुछ कंट्री पूरी तरह से आईएफआरएस पे चली गई कि नहीं हम कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे सिवाय आईएफआरएस, वन सिंगल थिंग। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो अमंग्स द मेजर बिग लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज ओनली 2 इकोनॉमीज विच हैव नॉट येट स्टार्टेड फॉलोइंग आईएफआरएस, विच इज इंडिया एंड यूएस। यूएस आज भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या आईएफआरएस फॉलो नहीं करता। देखो यूएस एक अलग टाइप के, वो डिफिकल्ट है, वो टेढ़ी खीर है, इसीलिए मानने वालों में से नहीं होती है, कुछ इस टाइप की होती है, नहीं मानती है यू। अरे चलिए, अब क्या यूएस की वक्त भी बनती है, ऐसा नहीं है, उसके नखरे बनते भी है। तो यूएस ने क्या किया, यूएस सेड दैट कि भाई हम तो हमारे स्टैंडर्ड ही फॉलो करेंगे, वी विल नॉट गो विद आईएफआरएस वगैरह, हमें ये ठीक नहीं लगते। और बहुत बड़ा डिफरेंस भी है एक्चुअल में, अगर आप देखेंगे यूएस गैप्स इफ यू गो टू, हमारे भारत में वी हैव 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें से 1 विड्रॉन है, 3 ऑप्शनल है। आईएफआरएस या आईएएस इंड एएस पे अगर आप जाओगे तो देयर आर सम 39 इंड एएस। अगर आप आईएफआरएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाओगे तो देयर आर सम 41 स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली। आप यूएस गैप्स में जाओगे तो यू विल फाइंड देयर आर सम 150 प्लस यूएस गैप्स। वो बहुत ही डिफरेंट लॉजिक पर अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे अपना एक स्टैंडर्ड है AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उन्हें जरूरत लगेगी यार सॉफ्टवेयर कंपनी का रेवेन्यू रिकॉग्निशन में दिक्कत आ रही है तो वो एक नया स्टैंडर्ड बना देंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। यानी वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा फैक्ट्स बेस्ड होते हैं स्टैंडर्ड। अच्छा इस इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम है, चलो इसके लिए ये स्टैंडर्ड, वो उस तरह से बनाए जाते हैं। तो दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स।
यूएस ने बोला भाई हम तो यूएस गैप ही फॉलो करेंगे, ना हमारी कोई इच्छा है आईएफआरएस फॉलो करने की। लेकिन उनका ये कहना इसलिए था क्योंकि वो कहते हैं कि यार यूएस की कंपनी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, बाहर के लोग यूएस में आना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 2005-6 में ये कह दिया कि इफ अ फॉरेन कंट्री कंपनी और अ फॉरेन कंपनी फॉर द यूएस wants to come to the United States and wants to get itself listed, borrow any money, अगर उसे आके यूएस में कोई फंड रेजिंग करना है तो उस केस में ऐसे फॉरेन प्राइवेट इशूअर, इनको एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन प्राइवेट इशूअर यानी कि कोई भी बाहर की कंपनी अगर यूएस में जाके अपने एडीआर या लिस्टिंग कराती है, एडीआर इशू करती है, फंड्स रेज करना चाहती है, फॉरेन प्राइवेट इशूअर, यूएस ने 2005-6 में कहा एनी फॉरेन प्राइवेट इशूअर वांट्स टू कम टू द यूएस टू रेज फंड्स, वी वेलकम देम, एंड अगर वो यूएस में आएगा तो आईएफआरएस के अनुसार बनाए गए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी यूएस की आज की स्टैंडिंग कैसी है, यूनाइटेड स्टेट्स में रजिस्टर्ड कंपनी को सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करना है, यूएस गैप। बाहर की कंपनी यूएस में रजिस्टर करने जाती है, लिस्ट होने जाती है, एडीआर इशू करती है, ऐसे केस में उन्हें वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना होंगे, वो कौन से चलेंगे, आईएफआरएस। दैट वाज एक्चुअली द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आईएफआरएस। जिस दिन यूएस ने बोल दिया कि बाहर की कंपनी के आईएफआरएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होंगे, उस दिन ऑटोमेटिकली बाकी सारी कंट्रीज ने आईएफआरएस की एक्सेप्टेबिलिटी मान ली। उन्होंने बोला कि यार ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि यूएस में अब हमें आईएफआरएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल होंगे। इसका मतलब अब आप यू देख लीजिए कि 120 देश प्लस यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर आईएफआरएस बना रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वहां पर प्रेजेंट कर देना है, एंड दैट शुड बी सफिशिएंट। अब जब ये मोड आया तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया वाज लैगिंग बिहाइंड। चाइना ने 2008 तक आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी हर तरह से लेकर आ गए। ऑब्वियस सी बात है इंडिया पीछे रहने लगा, उसको दिक्कत आने लगी। इंडियन कंपनीज को दो फाइनेंशियल बुक्स मेंटेन करना पड़ी, एक एएस के अनुसार लोकली और एक आईएफआरएस इंटरनेशनली। अब आप बोलोगे सर दिक्कत क्या है, दो बुक्स मेंटेन कर लो। देखो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप प्लानिंग कैसे करोगे। क्या होता है आज की तारीख में, मैं कोई ट्रांजैक्शन में एंटर होता हूं तो मैं जरूर सोचता हूं कि यार इसका क्या अकाउंटिंग इफेक्ट होगा, टैक्स इफेक्ट। अब आप समझो, अब आप एक ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको उसके दो अकाउंटिंग इफेक्ट सोचना पड़ेंगे कि यार इसका मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे क्या इफेक्ट होगा। अब इस सोच से ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं क्या होती है, आपकी प्लानिंग अफेक्ट होगी। नाउ व्हेन दैट हैपेंस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एंटिटी टू एस्टैब्लिश असेस थिंग्स। जैसे बहुत ही सिंपल सी चीज है, आज मैंने एक फिक्स एसेट परचेज किया, से हमारा भारत का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप इस फिक्स एसेट को 10 साल के अंदर अंदर डिप्रिशिएट कर दो सपोज। वहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलता है कि नहीं, आप इस फिक्स एसेट को पहले तोड़ो अलग अलग पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट वाइज आप इसे डिप्रिशिएट करो, और डिप्रिसिएशन का लॉजिक भी यूज के आधार पे होगा, ना कि लाइफ के आधार पे। अब आप बताइए कि आपकी प्रॉफिट प्लानिंग पूरी चेंज हो सकती है। यस, तो इंडियन कंपनीज आल्सो स्टार्टेड फेसिंग ट्रबल इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग टू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भारत ने बोला कि हम आईएफआरएस फॉलो करेंगे। 2007 में फाइनली इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल 2007 से वील स्टार्ट फॉलोइंग आईएफआरएस। बहुत जल्दी हो गया था, डेट आ गई, लोगों ने बोला ये क्या हुआ। सरकार ने बोला चलो थोड़ा टाइम ले लेते अपन, इसके बाद करेंगे। तो 4 साल का समय लिया। हमने बोला थोड़ा सा समय ले लेते और प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे। 1 अप्रैल 2011 को आईएफआरएस वापस से लागू करने की बात की थी। इट वाज जनवरी 2011, कोई अते पते नहीं थे आईएफआरएस लागू होने के। कंपनीज परेशान की, सरकार का भरोसा नहीं कभी एकदम से लागू ना कर दे। तब जाके बहुत बड़ी डिबेट हुई, सारे डिस्कशंस हुए और बोला गया कि यार चलो आईएफआरएस अब फॉलो तो करना पड़ेगा, वी आर गेटिंग लेट। देन देयर वर मल्टीपल इश्यूज। बेसिक सबसे बड़े इश्यूज जो आ रहे थे, दे वर कमिंग आउट ऑफ टैक्स कंसर्न्स। जैसे आप लोगों ने हमने अभी जितना भी पढ़ा होगा, यू अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस, वन ऑफ व्हिच इज वी हैव डिस्कस्ड इट वेरियस टाइम्स। शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आईएफआरएस क्या मानता है, लायबिलिटी।
हम क्या मानते हैं? कैपिटल। यानी हम उस पर डिविडेंड देते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बट आईएफआरएस बोलता है उसका डिविडेंड इज एन एक्सपेंस विच विल रिड्यूस योर प्रॉफिट। रिड्यूस योर प्रॉफिट यानी आप उस पर क्या मांगोगे? टैक्स का डिडक्शन मांगोगे, पहली बात। तो वन यू विल सीक इनकम टैक्स डिडक्शन, पहली बात। दूसरी बात, आपके मैट की कैलकुलेशंस पे भी इंपैक्ट आए। जैसे ही आपने बोला कि यार प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन एक्सपेंस, आप बुक प्रॉफिट मैट, हेलो में 16 है तो अपन अज्यूम कर रहे हैं सब पता है, तो बुक प्रॉफिट होता है, तो बुक प्रॉफिट इज मैट, आपका पूरा बुक प्रॉफिट पर बेस्ड है। बुक प्रॉफिट में आपने प्रेफरेंस डिविडेंड को अगर एक्सपेंस दिखा दिया, चलो आपने डिविडेंड को एटलीस्ट एक्सपेंस क्लेम नहीं किया, पर फिर भी बुक प्रॉफिट में तो वो एक्सपेंस मिल गया। यानी आप बताइए कि आपके बुक प्रॉफिट कम हो गए, और बुक प्रॉफिट कम हुए तो आप बताइए कि मैट बचाने की बहुत बड़ी आपको पॉसिबिलिटी बन गई क्या? बढ़िया प्रेफरेंशियल इशू करो, उसके डिविडेंड को एज पर आईएफआरएस एक्सपेंस दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज नथिंग बट अ लाइबिलिटी। कैपिटल वो होता है जो परमानेंट होता है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो परमानेंट ही नहीं है, तो वो लाइबिलिटी, तो उस पर दिया हुआ पैसा एक्सपेंस। अब अगर ये एक्सपेंस है तो पीएनएल में डेबिट होगा तो बुक प्रॉफिट कम होंगे। अब कई सारी कंपनी आज की तारीख में मैट में कवर होती है। उन्होंने बोला प्रेफरेंस डिविडेंड अपने लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। क्यों बढ़िया चीज है? क्योंकि उस पर अपन भले ही, चलो ठीक है, माना हमने कि प्रेफरेंस डिविडेंड का इनकम टैक्स रिडक्शन नहीं देगा, टैक्स पूरे पे लेगा, पर एटलीस्ट बुक प्रॉफिट तो कम हो जाएंगे। मैट की लाइबिलिटी में तो हमारी बचत हो जाएगी, तो चलो प्रेफरेंशियल इशू करना शुरू कर दो। पर जैसे ही कंपनी ने बोला एक मिनट रुक जाओ, पहले इनकम टैक्स वालों से पूछ लो। भरोसा नहीं, अपन ने प्रेफरेंशियल इशू किया और अगले साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आ गया और उन्होंने बोल दिया 115 जेबी मैट में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं करने देंगे। हेलो, तो सरकार भी हमारी टॉलरेंस तो चेक करती रहती है। तो मुद्दे की बात ये हुई कि भाई ऐसा हो गया, तो फिर कंपनी ने बोला यार वी वांट क्लैरिटी, ये सब नहीं चलेगा, वी आर हैविंग इश्यूज विद दिस। तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय आईसीआई को कहा था कि यार आप एक काम करो, आईएफआरएस तो अपन एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को लाइबिलिटी दिखाना, खर्चा बताना, दीज आर बिग डिफरेंसेस। एक काम करो, कुछ बीच का रास्ता निकाल दो। तब आईसीआई को कहा गया कि यू प्लीज डेवलप समथिंग विच इज व्हाट not IFRS but like IFRS. That means we don't want to have a continental without spices and जीरावन। नाम डिश का कॉन्टिनेंटल होना चाहिए, पर उसमें मिर्च मसाला तो भारत का ही डलेगा, स्वाद तो तभी निकल गया है। तो हमने बोला हम क्या करेंगे, we will use or follow IFRS but we will convert them, we will do an Indian version of the IFRS। तो कहा गया कि let's create Ind AS, INDAS। ये क्या होंगे? This will be like IFRS but not IFRS। That was the day when finally a decision was taken that we are not adopting IFRS but we will be converging with IFRS। India is one of those countries which has opted कन्वर्जेंस विथ आईएफआरएस। कन्वर्जेंस का मतलब हमने एज इज आईएफआरएस अडॉप्ट नहीं किया, हमने हमारे स्टैंडर्ड्स को आईएफआरएस जैसा बना दिया। तो वी विल नॉट अडॉप्ट आईएफआरएस बट वी विल कन्वर्ज विथ आईएफआरएस। अब आप बताइए व्हेन वी कन्वर्ज विथ आईएफआरएस तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हमारे स्टैंडर्ड एग्जैक्टली आईएफआरएस जैसे होंगे या नहीं होंगे? विल देयर बी डिफरेंसेस? यस। तो कहा गया देयर विल बी डिफरेंसेस। देन किसके बीच डिफरेंसेस होंगे? तो देयर विल बी डिफरेंसेस बिटवीन आईएफआरएस एंड इंड एस। दीज डिफरेंसेस आर टर्म्ड एज कार्व आउट्स। कार्व आउट यानी गली निकाल ली अपन ने, कार्व आउट, वी हैव क्रिएटेड अ वे आउट ऑफ द आईएफआरएस। However, there could be certain differences which are not leading to carve outs। मतलब क्या हुआ इसका? There will be certain differences which will lead to carve outs but there will be certain differences which will not lead to carve outs। इसका मतलब क्या है समझना। आईएफआरएस बोलता है
इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैन बी डन यूजिंग फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, एनी अप्रोप्रिएट मेथड। इंड एस कहता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल बी डन यूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज। पहला सवाल, क्या आईएफआरएस और इंड एस सेम है या डिफरेंट है? दूसरा सवाल, क्या ये डिफरेंस से आईएफआरएस का नॉन कंप्लायंस हो रहा है या कंप्लायंस होगा? क्योंकि मैंने आईएफआरएस के गिवन ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस चूज करके रिस्ट्रिक्ट कर दिए। समझ आया आपको? दिस is known as a carve out or a difference not leading to carve out. It's a difference which is not leading to carve out. That means there is a difference between IFRS and Ind AS, but इस difference से IFRS को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे ऑप्शंस को लिमिट कर दिया, पर ऑप्शंस मैंने वही रखे जो किस में है, IFRS। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, देयर इज अ डिफरेंस बट दिस डिफरेंस इज नॉट लीडिंग टू अ कार्व आउट। क्या इससे आईएफआरएस को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। द इश्यू एक्चुअली कम्स इज फ्रॉम कार्व आउट्स। कार्व आउट का मतलब क्या है? आईएफआरएस का ट्रीटमेंट और हमारा ट्रीटमेंट दोनों अपने आप में क्या है, अलग अलग। दे आर टू सेपरेट ट्रीटमेंट्स। जैसे अगर आईएफआरएस कहता है कि से फॉर एग्जांपल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को लाइबिलिटी मानो, पर हम कैपिटल ही मानेंगे, इज देयर अ डिफरेंस? यस। क्या इससे अकाउंटिंग भी अलग अलग हो रही है? यस। इज दिस कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस? नॉन कंप्लायंस ऑफ आईएफआरएस। दीज आर नोन एज कार्व आउट्स। सबसे पहली चीज हमारे कोर्स में हमको क्या पढ़ना पड़ेगी कि आईएफआरएस और इंड एस के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों विच लीड टू अ कार्व आउट एंड विच डू नॉट लीड टू अ कार्व आउट। बट बिलीव मी, अगर हम देखें तो डिफरेंसेस विच लीड टू अ कार्व आउट have been restricted and limited to not more than some 10-11 major differences. That's it. यानी इंड एस और आईएफआरएस को इस लेवल तक सिंक्रोनाइज कर दिया गया है कि कुछ देर आर सम 10 odd differences which lead to carve outs. बाकी अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में हमारे जो इंड एस आज बने हैं वो क्या हैं, दे आर ऑलमोस्ट रिजेंबलिंग टू आईएफआरएस। हाँ, देर आर सम डिफरेंसेस विच डू नॉट लीड टू अ कार्व आउट, पर इससे आईएफआरएस को कोई दिक्कत नहीं होती है। पर हमें पढ़ना कौन से डिफरेंसेस हैं, दोनों। ठीक है, तो हुआ क्या, कमिंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ इंड एस, 2011 में सरकार ने कहा कि वी विल नॉट अडॉप्ट आईएफआरएस, वी विल कन्वर्ज टू आईएफआरएस एंड द इंड एस वर पब्लिश्ड। 1 अप्रैल 2011 को लगा भी दिए गए थे इंडेस, कंपनी को बोला फॉलो करने को। विद इन 6 मंथ्स इंस्टीट्यूट को सब के सब इंडेस रिवाइज और विड्रॉ करने की जरूरत पड़ गई। देयर वर सो मेनी इश्यूज। क्यों? क्योंकि उस समय इतनी ना तो कंपनीज की कॉर्पोरेट्स की तैयारी थी, ना हमारे लॉ ऐसी तैयारी हमें करने दे रहे थे। जैसे आई विल गिव यू वेरी ब्रीफ बेसिक एग्जांपल्स। 2011 वाज द ईयर जब ओल्ड शेड्यूल 6 हुआ करता था। नया शेड्यूल 6 आया था 2012 से। ओल्ड शेड्यूल 6 बोलता था ओल्ड शेड्यूल 6 और एएस में कहीं डिफरेंस है तो आप ओल्ड शेड्यूल 6 फॉलो करो। और ओल्ड शेड्यूल 6 आईएफआरएस के नॉर्म्स के अनुसार कहीं नहीं था। नहीं था वहां तक ठीक है, प्लस वो एएस भी फॉलो नहीं करने देता। वो बोलता इंड एएस और शेड्यूल 6 में भी अगर फॉर्मेट डिफरेंसेस हो तो क्या फॉलो करो शेड्यूल 6। कंपनी लॉ की प्रॉब्लम्स, मल्टीपल इश्यूज थे, यानी प्रैक्टिकली वो चीज हो ही नहीं पाई। फाइनली सरकार ने इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी को विड्रॉ करना पड़ा और कंपनी को बोला आप एएस ही फॉलो करो। कंपनी भी परेशान हो गई। उन्होंने बोला एक तो इंड एएस और आईएफआरएस में उस समय डिफरेंसेस बहुत सारे थे, और उनका कहना था कि आप बताओ ये सब लगा के हम पे तो नुकसान हो गया। पहले हमें 2 ही स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ते थे, अब 3 करना पड़ रहे। पहले हम एएस करते थे और आईएफआरएस फॉलो करते थे, अब एएस से किस पे शिफ्ट हो, इंड एएस। पर वो भी बाहर तो काम नहीं आएगा क्योंकि यूएस के लिए फिर क्या बनाना पड़ेंगे, आईएफआरएस। और डिफरेंसेस बहुत सारे। फाइनली द एप्लीकेबिलिटी वाज विथड्रॉन। बोला गया सारे इंड एएस को वापस से रिवाइज किया जाए, इसको एक बार रीथिंक किया जाए, कंपनीज को कॉर्पोरेट्स को ऑल टाइम दिया जाए, और ये सबसे पहले लॉ में चेंजेस किए। Then it was said that we will have a revised roadmap of applicability of IFRS, जिसमें 1 अप्रैल 2015 द करंट रनिंग ईयर से इंड एएस की वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी आ चुकी।
ऑलरेडी सडन सेट ऑफ कंपनीज हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इंड एस वॉलंटरली, और 1 अप्रैल 2016 से ये मैंडेटरी हो जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन दैट दिस इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्स। 2011 से 2015 के बीच में क्या क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए? सबसे बड़ा चेंज कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंतर्गत हमने ये कहा कि भाई अब शेड्यूल 6 जो शेड्यूल 3 हो गया और एएस में डिफरेंस है, तो आप क्या फॉलो करो, एएस। कंपनीज एक्ट जहां जहां अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करता था, उसने वो सारी चीजें छोड़ के बोल दिया कि ये सब कौन बताएगा, एएस। कंपनीज एक्ट ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी किया, क्योंकि आईएफआरएस अगर अपन पढ़ेंगे इंडेस, वहां पर सेपरेट स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ऑप्शनल है, कंसोलिडेटेड बनाना मैंडेटरी। जबकि भारत में कंसोलिडेटेड कुछ ही बनाते थे, सेपरेट हर कोई बनाना था। उन्होंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैंडेटरी किया। शेड्यूल 2 लेकर आई शेड्यूल 14 की जगह, जहां पर असेट्स की डेप्रिसिएशन की रेट की बजाय लाइफ दी गई और कंपोनेंट अकाउंटिंग को सपोर्ट किया गया। आपने पढ़ा होगा शेड्यूल 2 अभी तक। ये सब आईएफआरएस की बेसिक नीड्स है। ये सारे चेंजेस किए गए, किसमें चेंजेस किए गए? कंपनी से, जिसके बिना आप आईएफआरएस या इंडेस लगा ही नहीं सकते थे, पहला चेंज। दूसरी बड़ी रुकावट थी आईएफआरएस इंडेस लगाने की, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने भी इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स दिए, सुना होगा आप लोगों ने। सो इनकम टैक्स इज ऑल्सो इश्यूड इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, और इस इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को इशू करने के पीछे एक कारण आईएफआरएस इंड एस भी है। उसमें सारे क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं कि अगर आप अकाउंटिंग एज पर इंड एस करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे, आपकी इनकम कंप्यूटेशन किस तरह से होगी, इनकम टैक्स उसमें से क्या क्या चीजें परमिट करेगा, क्या नहीं करेगा, आपके बुक प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए। यानी ये आपकी इनकम टैक्स एक्ट तो वैसी रहेगी, लेकिन आपका पीएनएल कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स को अफेक्ट तो करता ही है। बताओ, आप इन जनरल देखोगे तो इनकम टैक्स एक्ट में भी सेक्शन 145 बोलता है द मेथड ऑफ अकाउंटिंग शुड बी द सेम एज यूज्ड बाय द एसएससी फॉर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे बोलो, यानी वो खुद तो स्टैंडर्ड बताता नहीं है, वो तो आपको ही बोलता है कि आप अपने नॉर्मल अकाउंटिंग नॉर्म्स के अनुसार अकाउंटिंग करो। तो इंडेस में और इनकम टैक्स में मिसमैच आएंगे जैसे प्रेफरेंस शेयर। तो उन्होंने क्या किया, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर एक्सक्यूज मी स्टैंडर्ड्स दिया, जिसका एक उद्देश्य था कि इन चीजों को क्लैरिफाई करें। हालांकि अभी उस पे कमेंट्स मंगाए जा रहे हैं इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स पे, एंड देन दे विल बी मेड मैंडेटरी डाउन द लाइन, व्हिच विल अगेन सपोर्ट अस टू गेटिंग अस अ क्लैरिफिकेशन कि इंडेस की पीएनएल को हम किस तरह से इनकम टैक्स में यूज करेंगे। आया समझ में? आया आपको? तो ये 5 सालों में 2011 से 15-16 में क्या किया गया इन दौरान? इस दौरान कंपनीज एक्ट को बदला गया, इनकम टैक्स में क्लैरिफिकेशंस थ्रू द फॉर्म ऑफ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स दिए गए, और फर्दर इंडेस को रिवाइज किया गया। और रिवाइज करके ऐसा किया गया कि अब कार्व आउट्स को बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक रोक दिया गया। अब कंपनीज को दिक्कत नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो कंपनी को 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होंगे शुरू के सालों में। पहले एएस से बना रही थी, तो ट्रांजिशन में एएस चलेगा। इंड एस से अब आने वाले सालों के लिए बनाना पड़ेंगे। पर आपको यूएस में या कोई भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो वहां इंड एस रिकॉग्नाइज्ड है या आईएफआरएस, तो वहां पे आपको फिर बदल के एक और कौन से बनाना पड़ेंगे, आईएफआरएस। बट अब आपको पता है कि इंड एस से आईएफआरएस में जाने में बस वो कुछ मेजर 10 डिफरेंसेस हैं जिसकी अकाउंटिंग मुझे करना हो। यानी हमने डिफरेंसेस को अब क्या किया, बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सटेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो कॉर्पोरेट्स की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुआ था। सीए इंस्टीट्यूट ने मिनिस्ट्री को एक बहुत ही उचित सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एएस के अनुसार बनने दीजिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आप आईएफआरएस या इंड एस लगा दीजिए। इनकम टैक्स सबसे बड़ी रुकावट, कंपनीज एक्ट सबसे बड़ी रुकावट आईएफआरएस लगाने के लिए। उनको ऐसे भी किससे ज्यादा मतलब है, स्टैंडअलोन से, वो एज पर लोकल स्टैंडर्ड बनने दो। और आईएफआरएस में ऐसे भी क्या मैंडेटरी है, कंसोलिडेटेड। वो कंसोलिडेटेड आप कैसे बनवाइए, एज पर आईएफआरएस। इससे क्या होगा, लोकल लॉस का भी कंप्लायंस होते रहेगा और इंटरनेशनली
हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाना होंगे वो एज सच आईएफआरएस से बनाएंगे और बाहर हमें प्रेजेंट भी वही करना पड़ेगा। कुछ आया समझ में? So this was a suggestion which was mulled over and it was almost certain that we will go with this approach, but then industry ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम अकाउंटिंग एक सिंगल स्टैंडर्ड से करें डाउन द लाइन, वो अचीव नहीं होगा। We'll still be under the same problem, प्लानिंग हमको 2 बार करना ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा अब रहने ही तो, हम तो ऐसे भी जिसको जरूरत है वो तो बना ही रहे। तो फिर फाइनली मिनिस्ट्री ने बोला एक बार मेहनत करो और खत्म करो, अपन तो सीधे अब किसके नजदीक जाएंगे, आईएफआरएस। दैट वाज द होल हिस्ट्री। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 पब्लिश किए और इन कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 में एक रोड मैप दे दिया गया जिसमें कहा गया कौन कौन सी एंटिटी को किस किस साल से आईएफआरएस की तर्ज पर बनाए गए इंड एस मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। और उस रोड मैप के अंतर्गत अब इन इंड एस की एप्लीकेबिलिटी सर्टेन हो चुकी है। हिस्ट्री समझ में आ गई आपको पूरी, हम कहां से कहां तक आए। इस रोड मैप को हमें डिस्कस करना है। इनफैक्ट ये हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। इस रोड मैप के अंतर्गत 1 अप्रैल 2015 से वॉलंटरी बेसिस पे और 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी बेसिस पे स्पेसिफाइड सेट ऑफ कंपनीज पर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी निश्चित कर दी गई। और इस रोड मैप में कहा है कि एक बार कोई इंड एस लगाना शुरू कर दे फिर वो हमेशा इंड एस ही फॉलो करेगा। दैट मीन्स आने के दरवाजे खुले, जाने के बंद। इंड एस एक बार फॉलो करना शुरू किया फिर आप एएस पे नहीं जा पाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ओवर द होल रोड मैप व्हिच वी डिस्कस, इट इज नॉट दैट एवरी कंपनी हैज टू स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट इंड एस। हम देखेंगे अल्टीमेटली इंड एस की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे और अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है उन पे। बाकी सब अभी भी क्या फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फिर सवाल ये उठा कि फ्यूचर किसका है, इंड एस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? दोनों का। आप समझो 250 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ वाली कंपनी will not be a very large number. Obviously that will be a minority in terms of the total number of companies registered. अगर आप कैलकुलेट करोगे 250 करोड़ प्लस नेटवर्थ वाली कंपनी, और ये नेटवर्थ भी हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की नहीं उठाना है, किसकी उठाना है, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट की। तो 250 करोड़ इज नॉट अ वेरी लार्ज, इनफैक्ट आप देखेंगे तो 250 करोड़ इज नॉट अ फिगर विच विल कवर अप अ लार्ज नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स। प्लस इस रोड मैप में सिर्फ कंपनीज के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी बताई गई है, यानी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी तो आजीवन क्या फॉलो करने वाली है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फाइनली फिर इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा, ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल रिमेन फॉरएवर, हेंस योर करिकुलम विल प्राइमरीली हैव व्हाट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। However, specified large set of entities will have to now follow Ind AS. Hence, we will expect you to know Ind AS. More importantly, the differences between Ind AS and AS. And obviously, the carve-outs between Ind AS and IFRS. यानी हमारे कोर्स में AS and Ind AS नहीं है, हमारे कोर्स में AS with overview of Ind AS, comparison of Ind AS and AS, carve-outs of Ind AS and IFRS। यानी अगर आप वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो आपका वेटेज हमेशा, whether it is May 16, November 16 onwards, it will always be of what, accounting standards। However, now there has been a new topic which has been added। इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया, इनफैक्ट सही मायने में बताएं तो रिप्लेस किया। ले भी एक चैप्टर होता था जिसको नवंबर 15 में विड्रॉ कर लिया गया था। उस चैप्टर का नाम होता था कंपैरिजन बिटवीन एएस, आईएफआरएस एंड यूएस गैप। इंड एस की हमारे कोर्स में कोई रेलेवेंस नहीं हुआ करती थी क्योंकि इंड एस की कोई एप्लीकेबिलिटी प्रिस्क्राइब ही नहीं हुई थी 2015 से पहले। तो हमारे कोर्स में पहले भी एक चैप्टर हुआ करता था, इनफैक्ट आप देखोगे तो मई 15 में एक सवाल भी पूछा गया था
नॉट जस्ट मे 15, 5 बार सवाल पूछे जा चुके थे इंस्टीट्यूट के द्वारा, कंपैरिजन ऑफ एएस एंड आईएफआरएस। मई 15 में सवाल आया था इंटेंजिबल असेट्स के, सॉरी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट फिक्स असेट्स में। फिक्स असेट्स में गिव 5 डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस, ऐसा एक सवाल मई 15 में पूछा था उन्होंने। तो पहले आपका जो कोर्स होता था उसमें एएस और आईएफआरएस के ब्रीफ डिफरेंस होते थे, कभी एक आधा क्वेश्चन आता था 4 से 5 मार्क। February 15 इनफैक्ट 2015 में जब मिनिस्ट्री ने कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 पब्लिश कर दिए, तो सर्टन हो गया अब इंडेस आने वाले। इमीडिएटली इंस्टीट्यूट ने एएस, आईएफआरएस और यूएस गैप के कंपैरिजन वाला चैप्टर रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, और क्या लेकर आ गए, उसकी बजाय लेकर आ गए आपका इंट्रोडक्शन टू इंडेस, कंपैरिजन ऑफ इंडेस विद एएस एंड कार्व आउट्स बिटवीन इंडेस एंड आईएफआरएस। उन्होंने तभी पब्लिश कर दिया था कि नवंबर 15 में वो चैप्टर विड्रॉ हो जाएगा और मई 16 से इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगी। बट फिर भी स्टूडेंट को अभी कहीं ना कहीं ये दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि एज सच हमारे कोर्स में क्या सिर्फ कंपैरिजन है या हमें इंडेस पूरे पढ़ना है। तो दैट इज वाई इंस्टीट्यूट से व्हाट वी डिड इज, हमने क्या किया, इंस्टीट्यूट से अपन ने एक रिटन क्लैरिफिकेशन ले लिया। आई विल शो इट दैट पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन, अ मेल व्हिच वी हैव एक्सचेंज। इसमें इंस्टीट्यूट ने साफ साफ क्लैरिफाई किया है कि इंडेस स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड होंगे, कि उन्हें नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंडेस एस दोनों पर आ सकते हैं, लेकिन अगर इंडेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए तो दे विल बी इन द नेचर ऑफ स्मॉल केस स्टडीज। दैट मींस यू विल नॉट गेट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड केसेस, यू विल गेट, होता है आप तरह समझते हैं, एक सिचुएशनल क्वेश्चन आता है, इस कंपनी में ऐसा ऐसा हुआ क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन नॉर्मली फाइनल में आते हैं वो क्वेश्चन एएस के आएंगे। इंडेस के आएंगे तो इट विल बी स्मॉल केस स्टडीज, यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके इंडेस के एक्सपेक्टेड हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इंडेस पूरी तरह से लागू होना शुरू भी नहीं हुआ। अब फाइनली हमारे लिए वी हैव अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नाउ। What we have to study is we need to know what Indias are. Same point of time we need to understand the differences between Indias AS and IFRS. Plus direct nature के practical questions. तो सर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया कवर करने का, तो बैच अपनी मार्च तक तो जाना चाहिए। तो देखो एक चीज समझो, ऐसा नहीं है कि इंडेस और एएस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। ऐसे कुछ 10 एक स्टैंडर्ड है जहां पर मेजर डिफरेंसेस है। बाकी स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे तो हमारे स्टैंडर्ड मोर और लेस दे आर इन लाइन विथ व्हाट, दे आर इन लाइन विथ इंडियाज। यानी आप देखोगे मेजर स्टैंडर्ड्स में तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कॉमन। इनफैक्ट मेजॉरिटी स्टैंडर्ड में तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंसेस है, कि डिस्क्लोजर इंडियाज में थोड़े ये ज्यादा हैं, ये थोड़े कम है, इस तरह के डिफरेंसेस है। बट कुछ स्टैंडर्ड हैं जिसमें देयर आर बिग डिफरेंसेस लाइक फिक्स्ड असेट्स, अमलगमेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, दीज आर सम स्टैंडर्ड्स वेयर देयर आर मेजर डिफरेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, जिनमें ज्यादा बड़े डिफरेंसेस है उस पर थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, जिनमें कम डिफरेंसेस है आप डिफरेंस पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मोर और लेस दोनों में क्या होगी, सेम। This is something which we'll be covering in our class. So let us have a complete clarity in terms of what it is. यानी प्रैक्टिकली हमको करना तो पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम में सर आप तो बताओ वेटेज का एक्सपेक्टेशन क्या है, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि कल सुबह 8:30 से 10 क्लास करें या सेल्फ स्टडी। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर आप बात करोगे एग्जाम में क्या ओरिएंटेशन है, ऑब्वियस सी बात है देयर इज ओनली अ गेस वर्क। बट नॉर्मली जब जब ऐसे कोई मेजर अमेंडमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन तो 100% आता है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपके 100 मार्क के पेपर में यू विल हैव 20-25 मार्क्स ऑफ इंडेस, व्हिच इज अनलाइकली। यानी माय गेस इज दैट एनीवेयर बिटवीन 8 to 12 मार्क्स जैसा आपका वेटेज है। नॉर्मली ये एक्सपेक्टेशन है कि मई 16 में इतना कुछ वेटेज होना चाहिए, किसका, इंडेस का, एंड दैट्स प्योरली एन एक्सपेक्टेशन। इट्स एब्सोल्युटली अ न्यू थिंग, नोबडी कैन कमेंट ऑन दिस, बट यस जब भी कोई नई चीज आती है पूछी जरूर जाती है, बट लिमिटेड फ्लेवर। सेकंड, आपके मई 16 में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल डिफरेंसेस, ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी रेलेवेंस बहुत ज्यादा होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की एप्लीकेबिलिटी एग्जाम में रेलेवेंस विल बी अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंसेस। आई डोंट फोरसी कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसको इंडेस से सॉल्व करो,
सवाल ऐसा जरूर आ सकता है, इसको सॉल्व करिए और बताइए इंडेस में इसका ट्रीटमेंट किस तरह से अलग होता है। दैट मीन्स यू सॉल्व इट एज पर एएस एंड यू टेल कि इंडेस करते तो आप उसमें क्या ट्रीटमेंट में डिफरेंसेस आते। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ द सिलेबस। ये सारी चीजें हैं जो एज सच अपने को कवर करना। 25 डेज के सेशन में अपन सारे स्टैंडर्ड्स कवर करेंगे एक्सेप्ट 30, 31, 32। जो एएस 30, 31, 32 होते थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो वो अब हटा दिए गए हैं और उसकी बजाय अब क्या आ चुका है, इंडेस लग चुके हैं। और उसके बदले में जो इंडेस आए उनके नंबर हैं 32, 107, 109 है। 109 नंबर है, ऐसे चिंता मत करो, है ना, जैसे बीच में सीरीज टूटी भी है। तो 32, 107, 109, these are the three standards on financial instruments। 30, 31, 32 को रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया गया है पूरी तरह से, विड्रॉन, और क्या लगा दिया है, इंडेस। क्योंकि ऐसे भी वो ऑप्शनल थे, फॉलो करना तो कंपलसरी था नहीं। और फॉलो कर भी कौन रही थी, बड़ी कंपनी, जिनको अब से फॉलो क्या करना है, इंडेस। तो उन्होंने उसको हटा के क्या किया, इंडेस एप्लीकेबल कर दिया। तो सर वो क्या इन सेशंस में कवर होंगे, सवाल ही नहीं उठता। जिन लोगों ने 30, 31, 32 क्लास में पढ़ा, आप जानते हो कि अपन संडे 4-4 घंटे पढ़ते हैं और 4 से 5 संडे हो जाते हैं। इसका मतलब उसकी तो कवरेज ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लेकिन खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि जो इंडेस और जो एएस थे उनमें कोई बहुत बड़े फर्क नहीं है। इनफैक्ट पूरा का पूरा एएस बना किससे था, आईएफआरएस से। इंडेस भी किससे बना है, आईएफआरएस। दोनों में देर आर सर्टेन डिफरेंसेस। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, 30, 31, 32 का डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन इज समथिंग विच आई विल बी डूइंग आफ्टर द रिजल्ट्स, जो पूरे स्टैंडर्ड पढ़ने की बात होगी। 30, 31, 32 अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको वो अलग से पूरे पढ़ना पड़ेंगे, विच विल बी आफ्टर द रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप 30, 31, 32 पहले पढ़ चुके हो, आई विल सजेस्ट, May 16 है, यू विल नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड। आप सिर्फ उसके जो चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उतना डिस्कस कर लें। दैट इज समथिंग विच आई विल टेक आफ्टर दिस 25 डेज इन कंटिन्यूएशन। यानी 25 दिन में अपना ये सब कवर हो जाएगा, फिर मैं कंटिन्यूएशन में डिफरेंसेस की अलग से क्लास ले लूंगा 30, 31, 32 के लिए। यानी जिन लोगों ने 30, 31, 32 पढ़ा है, आप यू समझ लो 25 डेज एंड अनदर 2 सेशंस पॉसिबली फॉर दोस कंपैरिजन। आप इतना करोगे, आई थिंक दैट शुड बी जस्टिफाइड इनफ for your coverage. But if you have not studied 30, 31, 32 at all, then you'll have to completely study it all together। और अब अपन पढ़ेंगे तो 30, 31, 32 नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली इंडेस काउंटर पार्ट्स पढ़ेंगे। ये क्लियर हुआ सबको? And this is in terms of what all things we'll cover in the batch। आपको क्या मिलेगा बैच में? I'll be giving you a booklet। What will the booklet have? The booklet will have brief provisions of the Ind AS plus comparisons जो जो अपने कोर्स में। कंपैरिजन मैंने वापस से वही अपने हेलीकॉप्टर चार्ट से, आप लोग अभी शायद कई लोग तो अभी आ रहे हैं, कई लोग बहुत दिन बाद पधारे हैं। आजकल अपन ने अपनी सारी किताबों में 3 लेयर टेक्निक का स्वागत किया है, उसे लॉन्च किया है। इस 3 लेयर टेक्निक में हम हेलीकॉप्टर चार्ट्स के माध्यम से चीजों को ऊंचाई से देखते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि बड़ी से बड़ी चीज हमें छोटी से छोटी नजर आती है, पर जो गहराई उसमें उतनी ही होती है। तो चलिए, so we'll be giving you a booklet which will have all these kind of helicopter charts which will have a quick summary। The objective is कि अपने पास जितना समय है उसके अनुसार अपन कैसे क्विकली उन चीजों को ग्रैस्प कर सकें और अपना एक लिमिटेड इतना सा मटेरियल हो जिससे अपन सारी चीजें कवर कर सकें। नोट्स और बुकलेट डिटेल्ड होगी, उसमें सारी चीजें होंगी, बट साथ में समरीज होंगी जो अपने लिए क्या होंगी, रिवीजन के काम आएगी। आप यूं समझ लो, जब आप क्लास पढ़ोगे आपको लगेगा पूरी किताब अच्छे से बारीकी में पढ़ते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी डेट, आपको समझ आएगा चार्ट ही हमारा सहारा है ना। चलिए, तो ये अपनी क्या होगी, अदरवाइज दिस इज we'll be covering up all the things in the class। I think I have taken up all the basic fundamental issues which are connected with the batch। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, this clarity I have already given। इसमें किसी के कोई सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। अपना टाइम बैच का 8:30 to 10 रहेगा। आज शुरू का दिन था हमारा, तो कुछ प्रोसीजरल हैसल्स एंड ऑल, तो वी स्टार्टेड लिटिल लेट, बट अदरवाइज 8:30 to 10 वी विल बी हैविंग आवर बैच। 10 बजे कुछ लोगों की बैच वगैरह रहती है, अपन 2-5 मिनट की कुछ हेर फेर कर सकते हैं। मैं 10:05 की बजाय 10 पे छोड़ दूंगा आपको, इतना मैं कोऑपरेट जरूर कर सकता हूँ। तो नहीं बनता है इतना तो दिस विल बी द ड्यूरेशन ऑफ आवर, लाइक दिस विल बी द एक्सटेंड एंड कवरेज ऑफ बैच। जो स्टूडेंट्स की इस समय क्लास है, देयर विल बी वीडियो लेक्चर्स, वो सियागंज पे रहेंगे, वो 11 बजे, दैट इज 11:10 पे, और शाम को 5:30 बजे।
अगर आपकी इस समय कोई बैच एंड यू मिसिंग दैट बैच, आप उसकी वजह वीडियो लेक्चर्स कर सकते हो जो कल से शुरू हो जाएंगे, और वो यही लेक्चर्स का क्या होएगा, दैट विल बी अ रीटेलीकास्ट व्हिच विल हैपन 1 day डिलेड ऐसा। चलिए, मैंने सारे बेसिक एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विथ माय टॉपिक। क्लियर है ये सबको? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आज अपन, आपको ये समझ में आ गया अपने कोर्स में क्या है एग्जैक्टली? लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू स्टडी। एक छोटी सी बात और अपनी बात करने की रह गई। आईएएससी क्या इशू करता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आईएएससी क्या बन गया? आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और जब से ये बना तब से क्या इशू होना शुरू हो गए? आज की तारीख में इंटरनेशनली क्या लगते हैं, आईएएस या आईएएस आईएफआरएस? दोनों। There were some 41 international accounting standards which were issued. Gradually, IASB is coming up with replacements of IAS, for which it is withdrawing IAS and introducing IFRS. यानी आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो से फॉर एग्जाम्पल से देर आर इशूड प्रपोज्ड सब मिला के से देर आर 12 IFRS। ये 12 IFRS अगर हैं तो ये 12 क्या हैं? These IFRS are to be studied along with the remaining IAS। यानी आप यूं समझो कि से फॉर एग्जाम्पल IFRS 2 आया तो उसने एक IAS 5 को विड्रॉ करके उसकी जगह IFRS 2 दे दिया। कुछ IFRS अपने आप में ऑल टुगेदर न्यू है, जिनका रिप्लेसमेंट नहीं है, दे आर फ्रेश इंट्रोडक्शन। जैसे IFRS 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स अ फ्रेश इंट्रोडक्शन ऑल टुगेदर। तो क्या किया गया, ये जो IFRS आए या तो ये फ्रेश न्यू स्टैंडर्ड्स हैं या फिर ये IAS को रिप्लेस कर रहे हैं। यानी क्या सारे IAS रिप्लेस होकर IFRS बन चुके हैं क्या? नहीं। यानी आज अपन जब क्लास में डिस्कशन करेंगे तो अपन जब कंपैरिजन पढ़ेंगे तो कई बार अपना कंपैरिजन ऐसे होगा, कंपैरिजन बिटवीन AS10 एंड IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 सपोज। इसका मतलब क्या होगा, वो IAS 16 जो है वो आज भी एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में अभी तक क्या नहीं आया है, IFRS नहीं है। यानी एक चीज ध्यान रखना, आज की तारीख में सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स IFRS नहीं हो गए, इट इज IAS प्लस IFRS। जितने IAS रिप्लेस होते जा रहे हैं उसकी बजाय क्या आते जा रहे हैं, IFRS। पर आपको कंप्लीट स्टडी के लिए क्या होना चाहिए पता, यू शुड नो IAS एज वेल एज IFRS। इनफैक्ट ये दोनों मिला के अगर आप देखोगे तो दिस विल फॉर्म द कंप्लीट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो दिस इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ द टर्मिनोलॉजी। चलें, हमारे डिस्कशन में व्हाट वील बी डूइंग इज, तो सबसे पहली चीज जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द रोड मैप, wherein we'll talk about the applicability। किसका रोड मैप एप्लीकेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं अपन? इंड एस। अब हमारे लिए जो भी कुछ है वो सब क्या है, इंड एस। IFRS तो हम फॉलो नहीं करने वाले, हम सिर्फ क्या फॉलो करने वाले हैं, इंड एस। तो हम जो भी पढ़ेंगे अब सब क्या होगा, इंड एस, एक्सेप्ट जब हम डिफरेंसेस पे आएंगे। रोड मैप एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस कहां पर प्रिस्क्राइब किया गया ये रोड मैप एप्लीकेबिलिटी? दिस वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, which was issued by the Ministry of Corporate Affairs। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रूल्स, कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 इशू किए, और इन रूल्स में उन्होंने बताया कि इंड एस की एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज बेसिकली व्हाट इज देयर गिवन इन द रूल्स। क्या बोला रूल्स? रूल्स ने एक रोड मैप प्रिस्क्राइब किया, और इस रोड मैप में कहा कि कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 133 का भी ध्यान हो आपको, जो कहता है कि नकास के पास पावर्स है, स्माइल, जो कहता है कि
नकास के पास पावर्स हैं, ये नकास रिप्लेस हो जाएगा किससे? एनएफआरए से, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो अभी तक जिसके प्रोविजंस अभी तक लागू नहीं हुए, नोटिफाई नहीं हुए। नकास के पास पावर है कि वो क्या इशू कर सकता है? वो नोटिफाई कर सकता है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। और को 13 कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 133 में नकास ने एज सच कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 इशू किए। एक्चुअल हिस्ट्री ऐसी है कि कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 इशू हुए थे कंपनीज एक्ट 1956 में, जिसमें कहा गया था कि सारी कंपनीज को आईसीआई के एएस 1 टू एएस 29 फॉलो करना पड़ेंगे, एक्सेप्ट वो एक एसएमसी एग्जाम्पशन होते थे लेवल 1 टू 3 एंटिटीज, सुने होंगे आप। तो को 56 में बोला हर कंपनी को क्या फॉलो करना है? कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2016, सॉरी कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 में जो स्टैंडर्ड मैंडेटरी किए गए वो सारी कंपनी फॉलो करेगी। और उसमें किसे मैंडेटरी किया गया? आईसीआई के एएस 1 से लेके एएस 29 को, एक्सेप्ट एएस 8 जो विड्रॉ हो गया। ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन कन्वर्ट हो गया नए कंपनीज एक्ट के 133 में। 133 में वापस से उसी रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया, तो कहा गया कि नए कंपनीज के एक्ट के आने के बावजूद भी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 इफेक्टिव रहेंगे और सारी कंपनी को वही एस फॉलो करना होंगे, एक्सेप्ट वो कंपनीज जो कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 में कवर होती। जो कंपनी इन रूल्स में कवर होंगी उन्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंडेस। और वो कब से फॉलो करना पड़ेगा? दैट रोड मैप हैज बीन गिवन अंडर दिस रूल्स। यानी आज की तारीख में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज को फॉलो करना है, इसके लिए दो रूल्स हैं। कौन कौन से? कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। जो लोग इसमें कवर्ड हैं वो ये रोड मैप फॉलो करेंगे, बाकी सब कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 में कवर होंगे। इस रोड मैप ने क्या बोला? इन्होंने एप्लीकेबिलिटी 3 डेट्स पे प्रिस्क्राइब करी। तीनों एप्लीकेबिलिटीज अकाउंटिंग ईयर कमेंसिंग ऑन और फ्रॉम सर ये लिखें या ये सब बुक में है पर फिर लिखे नहीं लिखे, लिखते रहो, मन लगा रहेगा तुम्हारा। अकाउंटिंग ईयर कमेंसिंग ऑन और फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी, क्या मतलब इसकी? इच्छा हो तो फॉलो कर लो। अकाउंटिंग ईयर कमेंसिंग ऑन फ्रॉम 1/4/15 का मतलब समझ गया? 15/16। किसी का अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है तो पहली बात तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत उसे अप्रैल से मार्च पे आना ही होगा, लेकिन वो आने की तारीख है 1 अप्रैल 2016 तक। तब तक उसके ईयर कुछ और हो सकते हैं, पर 1 अप्रैल 16 से तो सबको साल अप्रैल से मार्च ही करना पड़ेगा, एक्सेप्ट उसके कुछ एक्सेप्शन है कि आपकी फॉरेन होल्डिंग कंपनी का अकाउंटिंग ईयर कुछ और होता है। अगर आपका अकाउंटिंग ईयर बताइए सपोज अभी जनवरी टू दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और मैं वॉलंटरली इंडेस फॉलो करना चाहता हूं, तो बताओ मैं कब से फॉलो कर सकता हूं? 1/1/15 से या 1/1/16 से? 1/1/16 से, क्योंकि 1/4/15 इसके बाद जो अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहे हैं तब से वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी आ रही है। यानी 1/1/15 से आप इंडेस फॉलो नहीं कर सकते चाह के भी, अगर आपका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर। 1/4/14 वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी, 1/4/2000 1/4/15 वॉलंटरी, 1/4/2016 एप्लीकेबल किया गया। किस पर एप्लीकेबल किया गया? इन्होंने कहा सारी लिस्टेड कंपनीज जिसकी नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 500 करोड़, या दूसरी कंपनीज उर्फ अनलिस्टेड कंपनीज जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा। सीधे ही बोल देते सारी कंपनी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा। अरे बोलो,
चाहते तो बोल सकते थे, बट उसका क्या कारण है समझते हैं। प्लस एंड इनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज। ये एक दिक्कत का मुद्दा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके ग्रुप में एक आध कंपनी भी 500 करोड़ क्रॉस कर गई तो क्या सिर्फ उस कंपनी पर इंडेक्स लगेगा या पूरे ग्रुप पे लग जाए? ब्रीफली अगर अपन समझे, अगर प्राइमा फेसी, तो यही लगता है पूरे ग्रुप पे लग जाएगा, पर अभी और विस्तार में समझेंगे इसको, ठीक है? क्योंकि एक पे लगा तो उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर सब पे लग जाएगा। आप बताओ, नॉर्मली ये जितनी भी रिलेशनशिप होती है उसमें इनके अलावा और क्या होता है जो नहीं लिखा है मैंने? होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स, फेलो सब्सिडरी। फेलो सब्सिडरी अपना लिखना भूल गए। भूले नहीं, है ही नहीं तो कैसे लिखे? क्या फेलो सब्सिडरी का मतलब सब्सिडरी की सब्सिडरी होता है? बोलो ना। सब्सिडरी की सब्सिडरी इज नॉट फेलो सब्सिडरी, वो तो सब्सिडरी हो गई, उसको आप इनडायरेक्ट सब्सिडरी बोल सकते हो। आईएफआरएस या इंडेस उसको स्टेप डाउन सब्सिडरी बोलता है। स्टेप डाउन यानी कि किसी के थ्रू। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी तो अपनी सब्सिडरी हो, तो सहेली की सहेली हो गई, है ये अपनी। ये वो नहीं है। फेलो सब्सिडरी क्या होता है? अपनी होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी, अपने को जो कंट्रोल कर रही है वो किसी और को भी कंट्रोल करे। अब आप बताइए, हम पे इंडेक्स लगे तो वो क्यों लगाए? सही बात है, हम तो प्रतिद्वंदी हैं। खैर, फेलो सब्सिडरी यहां पर कवर नहीं की गई है, सिर्फ क्या कवर किया है? होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, ये यहां शामिल नहीं है। इसका क्या इंपैक्ट है ये समझेंगे। 1416 और 1417 से सारी लिस्टेड कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ और अदर कंपनीज यानी जो यहां पे कहीं पर भी कवर नहीं हुई, विच हैव अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन इक्वल टू 250 करोड़, और इनकी वही होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। लेकिन इस पूरे रोड मैप में व्हाट इज कवर्ड, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बैंक्स, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। खामोश, आईपीसीसी का सिलेबस नहीं लिख रहे अपन। बैंक इंश्योरेंस के साथ हमेशा इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन तीनों को क्या किया गया? बाहर कर दिया। किससे? इंडेस की एप्लीकेबिलिटी से बाहर कर दिया। मतलब यानी अगर इनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो क्या इन पर इंडेस लगेंगे या नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। पर ये चाहते हैं लगाना तो भी नहीं लगा सकते। यानी इन तीनों के ऊपर ना तो एप्लीकेबिलिटी आएगी, ना ही इनके पास वॉलंटरी परमिशन है कि ये इंडेस फॉलो कर सकते। यानी अगर 1/4/15 से कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी चाहती है कि हम इंडेस से अकाउंटिंग करें, क्या उसके लिए ये चीज परमिट की जाएगी? नहीं की जाएगी। नॉट परमिटेड एट ऑल। यानी इन तीनों को तो फॉलो करना ही नहीं है, इनके लिए तो एप्लीकेबिलिटी बनाई ही नहीं गई है। यानी ये क्या करेंगे फॉलो? ऑब्वियस सी बात है, बैंक्स के लिए आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं। क्या एएस लगते हैं क्या बैंक्स पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैंक्स पे लगते हैं? नहीं। एसएमई क्लासिफिकेशन पढ़ा है? लेवल 1 to 3। लेवल 1 पढ़ा है? उसमें मालूम लेवल 1 किसे बोलते हैं? जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, जिसकी बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा है,
जो लिस्टेड टू बी लिस्टेड है, और उसमें एक और कंडीशन होती है, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बात करते हो नहीं लगते। बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज, इन सबको तो लेवल 1 अज्यूम किया गया है। लेवल 1 अज्यूम किया है, यानी इनके ऊपर तो सारे एस लगेंगे। यानी आज की तारीख में बैंक, इंश्योरेंस और एनबीएफसीज अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस आरबीआई या आईआरडीए नॉर्म्स। बैंक और एनबीएफसी पे आरबीआई के नॉर्म्स लगते हैं और इंश्योरेंस कंपनी पे आईआरडी। ये वैसे ही चलते रहेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी एप्लीकेबिलिटी ऑल टुगेदर अलग से डिसाइड की जाएगी। आप बताइए, इसके कारण से एक बहुत बड़ा चंक बाहर हो गया क्या? आप देखोगे तो हाई नेटवर्थ कंपनीज में बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी तो हमेशा हाई नेटवर्थ होती है। ये तो कैपिटल का ही बिजनेस है ना, इनका तो नेटवर्थ हमेशा ज्यादा होती है। ये सब बाहर हो गए। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगर आप देखोगे, रियल एस्टेट, ये भी बहुत हाई नेटवर्थ कंपनीज होती है, कैपिटल इंटेंसिव। हालांकि इन पे इंडेस लगते हैं, पर इन पे जो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट बिल्डर का एएस है वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। तो इंडेस लगने के बावजूद भी इनकी एप्लीकेबिलिटी एज सच इंडेस में क्या होती है? बहुत लिमिटेड। यानी इस एप्लीकेबिलिटी में बहुत सारी कंपनीज एक तरह से आप देखोगे तो क्या हो गई? बाहर हो। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें डिस्कशन में क्या क्या करना होगा, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा? एक तो नेटवर्थ का मतलब क्या, ये लिमिट्स नेटवर्थ की चेकअप करना होगी, और एप्लीकेबिलिटी एक बार आएगी तो उसके बाद के प्रोसीजर्स क्या होंगे, क्या प्रोस्पेक्टिव आएगी या रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, कल से अपन अपना ये पूरा डिस्कशन शुरू करेंगे। 8:30 to 10 we'll take it up from tomorrow. Thank you.